फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए, जब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी न्यू आवर्ती जिसको कहते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इमिट होने लगते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जिस ये सरफेस से इमिट होते हैं, जिस मेटल के सरफेस से ये बाहर की तरफ निकलते हैं, इस सरफेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर यानी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। इसके अलावा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, हम जानते हैं कि क्या फ्लो होता है? करंट का फ्लो होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होती है, उस करंट को बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसको करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। तो ये कुछ टर्म्स हैं इस इफेक्ट से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाहर इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जिस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस मेटल के सरफेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो ये है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्यूब होती है। देखो, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये होती है क्वार्ट्ज ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा क्या होता है? वैक्यूम। इसमें क्या होता है? वैक्यूम होता है। और इसके अंदर दो मेटल की प्लेट लगी होती है, P1 और P2। तो फिलहाल अपन ने इसको नेगेटिव पे रख रखा है और P2 को पॉजिटिव पे रख रखा है। इन P1 और P2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो P1 प्लेट है इसके ऊपर अपन लाइट डालते हैं। तो ये यहाँ पर जो ये बना हुआ है डॉटेड वाली लाइंस, ये रिप्रेजेंट कर रही है इंसिडेंट लाइट को। यहाँ पर P1 प्लेट पर अपन लाइट इंसिडेंट करवाते हैं और उस लाइट के इंसिडेंट होने से क्या होता है कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस लाइट से एनर्जी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के पास जैसे ही एनर्जी आ जाती है वो इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद P2 प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन P2 की तरफ जाएंगे और P2 पर जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद उनको पाथ मिल जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद इस पूरे सर्किट में फ्लो होंगे और पूरे सर्किट में फ्लो होने की वजह से सर्किट में हमें करंट मिल जाएगी। जो करंट हमें मिलेगी उसको रीड करने के लिए यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा हुआ होता है जिसमें रीडिंग आ जाती है कि कितने अमाउंट की करंट इस P1 P2 के बीच में फ्लो हुई है। और उस करंट के अलावा इस सर्किट के और जो कंपोनेंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ये वाली की। ये जो की 4 डॉट के बीच में लगी हुई है, ये की का काम क्या होता है कि P2 का जो पोटेंशियल है ये P1 के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो P2 का पोटेंशियल है, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के काम में ये की आती है। डायरेक्शन चेंज का मतलब है कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है। इस की को अगर इस की में ये वाले जो पॉइंट है, ये यहाँ सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के इस की का काम आपको बस इतना ध्यान रखना है कि P2 का पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज करना, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से उसको नेगेटिव पोटेंशियल पर करने के लिए ये की काम में आती है। तो इसका रोल पता चल गया। इसका मतलब ये की लगाने से हम चाहें तो P2 प्लेट को पॉजिटिव पे भी रख सकते हैं और P2 प्लेट को नेगेटिव पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा होता है और इस वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि P1 और P2 के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है। उसके बाद आगे जनरल सर्किट होता है जिसमें आपको पता है कि बैटरी होती है, ये की होती है। बैटरी क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो भी चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? इस बैटरी से मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड P1 P2 के बीच में हम लगा रहे हैं पोटेंशियल का, उस मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए ये एलिमेंट काम में आता है। ये यहाँ पे है की जो सिर्फ स्विच की तरह काम करती है, ऑन या ऑफ। नॉर्मल जो अपन इस की को लगाएंगे, ऑन कर देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ऑफ करते सर्किट ऑफ हो जाएगा। सो ये सारे एलिमेंट तो हमें पता चल गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पता चल ही गया अपन को कि P1 प्लेट पे लाइट डालनी है, उससे एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और P2 तक पहुँच जाएंगे। तो नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अपन P1 पे डालते हैं उसकी वजह से हमें जो माइक्रो अमीटर में करंट मिलती है, उस करंट पर लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है वो उसका जब कर्व प्लॉट करते हैं तो देखो कैसे आता है।
सबसे पहले मैं आपको इसके लिए इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस समझाना चाहूँगी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन जो है उसे एक पर्टिकुलर कलर पे कर देते हैं। मान लीजिए स्क्रीन का कलर हमने कर दिया ब्लू, ओके। तो जैसे ही हमने ब्लू कलर की स्क्रीन करी, उस ब्लू के करस्पॉन्डिंग एक फ़िक्स फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हर कलर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फ़िक्स होती है, क्योंकि हर कलर की लैम्डा यानी वेवलेंथ फिक्स होती है। तो हर कलर की लैम्डा फिक्स होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा क्या होता है, c/ν, और c कांस्टेंट है, तो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी अपन को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ब्लू कलर की स्क्रीन रखते हुए अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाते हो, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, आपने उसकी क्या चेंज कर दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी। जैसे ही उसकी ब्राइटनेस कम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब आपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ब्राइट किया तब भी वो ब्लू कलर की स्क्रीन थी, जब आपने उसकी ब्राइटनेस को कम किया तब भी वो ब्लू कलर की स्क्रीन थी। इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा, कांस्टेंट फिक्स रखा, और उसकी इंटेंसिटी को आपने क्या किया, चेंज कर दिया। इंटेंसिटी को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल आप नॉर्मल टॉर्च लेते हैं, तो नॉर्मल टॉर्च की लाइट जो होती है वो ज़्यादा एरिया में फैलती है, तो पर्टिकुलर एक जगह पर आप देखोगे तो आपको कम लाइट दिखाई देगी। जबकि इसी की जगह अगर लेज़र लाइट यूज़ करते हैं तो लेज़र लाइट से जो लाइट निकलती है वो एक कम एरिया में ही कंसनट्रेटेड हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो लेज़र लाइट की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या मेजर करती है, यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड में जाने वाली लाइट या फिर एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये बताता है इंटेंसिटी को, जो कि नॉर्मल टॉर्च की कम होती है और लेज़र लाइट की ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर जो P1 प्लेट हमने लिया है उस पर जो हम लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या कर दी, फिक्स। अब हम उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले हमने कम इंटेंसिटी करी तो उस पर करंट मेजर कर ली, फिर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, उस पर हमने करंट मेजर कर ली। तो दो अलग अलग इंटेंसिटी पर अगर करंट का ग्राफ देखें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये इंटेंसिटी I1 है, ये I2 है। I1 की वैल्यू I2 से अगर ज़्यादा है, ये पोटेंशियल ज़ीरो है, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है जो P1 P2 के बीच का है। ये पॉइंट जो है वो माइनस का V0 है। अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी पहले एक इंटेंसिटी की बात करते हैं, I1 की बात करते हैं। तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल है तब तो करंट क्या होती है, पहले तो होती है इंक्रीज़, उसके बाद में एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो क्या हो जाती है, सेचूरेटेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इस डायग्राम को वापस देखते हैं। होता क्या है कि जब यहाँ पर इंसिडेंट लाइट हम डालते हैं तो सपोज सरफेस पे प्रेजेंट है 5 इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इंटेंसिटी कम का मतलब है कि कम लाइट डालना, फ्रीक्वेंसी तो उसकी फिक्स है, तो लाइट कम डालना, कम लाइट डालेंगे अपन तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे, तो करंट 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी। अब इंटेंसिटी ज़्यादा कर देते हैं, लाइट ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो वो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि इंटेंसिटी बढ़ने से लाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी को भी फिक्स रखते हैं तो इंटेंसिटी को भी फिक्स रखने से अगर पोटेंशियल चेंज करते हैं, क्योंकि ग्राफ किसके वर्सेस था, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ अपन ने देखा, तो ये पोटेंशियल किसका है, P2 का है, किसके रेस्पेक्ट में है, P1 के रेस्पेक्ट में है। तो P2 का पोटेंशियल जो हमने V रख रखा है, सबसे पहले अगर वो पॉजिटिव पे है तो जाहिर सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे वो फटाफट इससे अट्रैक्ट होकर P2 तक पहुँच जाएंगे। तो अगर P2 की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को उतने ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर V पोटेंशियल को बढ़ाएंगे शुरू में, तब तो इन इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से करंट भी ज़्यादा मिलने लगेगी। लेकिन जब हम इस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज़ करो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आपने पोटेंशियल शुरू में कम रखा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पहुँचा, फिर आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, फिर आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो 3 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। ऐसा कर करके एक वैल्यू आएगी जिस पे 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुँचने के बाद आप चाहे पोटेंशियल को कितना ही बढ़ा दो, बट अब इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करंट बढ़ेगी? इस वजह से हमने जो ग्राफ मिला उस ग्राफ में पोटेंशियल की एक वैल्यू के बाद, एक फिक्स वैल्यू के बाद करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट या फिर सैचुरेटेड हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती।
दूसरा मेजर फैक्टर इस कर्व का क्या है कि जब पोटेंशियल ज़ीरो करते हैं तो करंट ज़ीरो अचानक नहीं होती है, बल्कि पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव करते हैं तो करंट स्लोली डिक्रीज होती है और आगे जाके नेगेटिव एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अपन इस पोटेंशियल को डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर ये जो कर्व अपन को मिला है, इस सॉरी कर्व नहीं, ये डायग्राम में देखते हैं, इस यहाँ पर P2 प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को सपोज अपन ने ज़ीरो कर दिया, तो ज़ीरो कर दिया तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तो वो ज़्यादा स्पीड से तो नहीं जा पाएंगे, स्लोली जाएंगे, तो करंट हमें थोड़ी सी कम मिल गई। ओके, लेकिन जब हम इसे नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं, तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो इस नेगेटिव वाले पोटेंशियल से, कुछ मतलब सारे इलेक्ट्रॉन ही रिपेल होंगे, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं ये इन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल अगर बहुत पावरफुल है तब तो ये सबको रोक लेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव के अंदर पावरफुल नहीं है, यानी इसकी वैल्यू हमने नेगेटिव तो रखी है पर कम मैग्नीट्यूड की रखी है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को तो रोक लेगा और कुछ इलेक्ट्रॉनों को नहीं रोक पाएगा, यानी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो इसके रिपल्शन के बावजूद P2 प्लेट पर पहुंच जाएंगे। इस वजह से हम जब इसकी वैल्यू नेगेटिव रखते हैं पोटेंशियल की, तो करंट हमें डिक्रीज होती हुई मिलती है, क्योंकि कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही रुक गए, उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाई, पर जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो अभी भी P2 प्लेट तक पहुँच गए, उनकी वजह से अभी भी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट रिड्यूस होती है। फिर जैसे जैसे हम माइनस की तरफ इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तब एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है -V0, जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है, वो भी P2 प्लेट पर नहीं पहुंच पाता, और उस वक्त हमें करंट क्या मिलती है? ज़ीरो मिलती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो V0 पोटेंशियल है, क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेगा, इस वजह से इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं निरोधी विभव। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये क्या काम करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेता है। तो आपको पता होगा कि Q चार्ज वाले पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल मिले तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है? QV आती है। यहाँ पोटेंशियल कितना है? V0, और किसको मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग होगी वो एनर्जी कितनी होगी? EV0 होगी। और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो कितनी है? हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर होगी, क्योंकि अपन ने हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं। तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू जिस वक्त इसके बराबर हो जाती है, उस वक्त अपन कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक भी P2 प्लेट पर नहीं पहुंचेगा, हमें कोई करंट नहीं मिलेगी। यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे उनमें ये पता चला कि ये जो V0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V0 है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पर नहीं। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है लेकिन इंटेंसिटी पर नहीं करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन देखेंगे, आइंस्टीन ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जो इसके कंक्लूज़न मिले हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हो गया, अपन ने ये एक्सपेरिमेंट देख लिया, इसका सेटअप देख लिया। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में आता है कि इसके क्या क्या कंक्लूज़न निकले हैं। तो अपन एक एक करके सबसे पहले इसके कंक्लूज़न पढ़ते हैं। इसके निष्कर्ष, फर्स्ट इसका जो कंक्लूज़न था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं तो जो करंट होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जब अपन ने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया तब जो करंट हमें मिलेगी वो प्रोपोर्शनल मिलेगी इंटेंसिटी के, जो तो हमें बिल्कुल नेचुरल सी बात है, समझाना तो बहुत ही आसान है कि फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर अपन डाल रहे हैं तो जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी रखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और करंट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सेकेंड इसका कंक्लूजन ये था कि जब फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं, अगेन फ्रीक्वेंसी जब फिक्स रखते हैं तो उस कंडीशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ये क्वांटम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे अपन कि ऐसा क्यों होता है।
थर्ड पॉइंट है कि जो ओके इसके अलावा एक रिजल्ट ये भी मिला था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई के बराबर होती है। ये तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया था। थर्ड पॉइंट होता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो डिपेंड करता है ये स्ट्रेट लाइन लीनियरली डिपेंड करता है। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू ए न्यू प्लस बी, जहाँ ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। इनमें से ए कांस्टेंट जो है वो आप कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो, कौन सा मेटल हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और बी जो है वो मेटल के सरफेस पे ए जो है वो मेटल के सरफेस पे मेटल के जो एलिमेंट अपन ले रहे हैं, जो जिस क्या कहते हैं कंपाउंड का मेटल अपन ले रहे हैं या जो मेटल अपन ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि जो बी कांस्टेंट है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा मेटल अपन ले रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा कि मैंने बताया उससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, बट उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते हैं। तो सपोज करो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वो है जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है और इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं देहली आवर्ती या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इससे कम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, इससे ज़्यादा पे हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट इसका ये कहता है कि जैसे ही वो जो प्लेट P1 अपन ने देखी, जैसे ही इस पर लाइट गिरती है उसी सेकंड उसी मोमेंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। यानी इस लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता, कोई टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग का मतलब होता है समय पश्चता, जो टाइम बीच में लग रहा है। और देखा गया है कि ये जो टाइम होता है ऑलमोस्ट इतना होता है, अब 10⁻⁹ सेकेंड हमें पता है बहुत ही कम होता है। तो ये प्रोसेस क्या है कि इस लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है। अब ये ऑब्जर्वेशन थे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज देनी थी। तो सबसे पहले क्लासिकल जो फिजिक्स है उसने इनको एक्सप्लेन करना चाहा और क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ क्यों फेल हुई थी क्लासिकल फिजिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है कि फेल्यूर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। तो क्लासिकल थ्योरी कैसे फेल हुई उसका नंबर 1 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जो किसी वेव की एनर्जी होती है, कोई भी वेव होती है उसकी एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी इंटेंसिटी के। यानी क्लासिकल फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। जो किसी भी लाइट की एनर्जी होगी वो केवल और केवल उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इस हिसाब से अगर इंसिडेंट लाइट की कुछ भी फ्रीक्वेंसी रख दो, लेकिन अगर उसकी हम इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा सरफेस पे एनर्जी गिरेगी और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको लेके बाहर निकलेंगे। और इस वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि हमने देखा है, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये P1 प्लेट है, ये इंसिडेंट लाइट हम डालेंगे, इसकी इंटेंसिटी हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, इंटेंसिटी पर डिपेंड करनी चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ पर ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। ये भी अपन देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि ऐसा क्यों होता है कि ये इंटेंसिटी पर डिपेंड ना करके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सेकंड इसका ये था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर गिरे और उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। क्यों
क्यों? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो चाहे किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर हमने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो जाएगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? बाहर निकल जाना चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट लेते हो तो आप उसकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका ये मतलब है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो एनर्जी केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो कहाँ की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो फिर कोई रोल ही नहीं होगा। तो इस हिसाब से थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने में भी क्लासिकल फिजिक्स अनसक्सेसफुल रही। थर्ड पॉइंट ये था कि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जब कोई वेव गिरती है तो उससे उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरे सरफेस पे पहले फैलती है। वो क्या होती है? पूरे सरफेस पे फैलती है, और इस वजह से सरफेस के एक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही आ पाता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उस वेव को बहुत देर तक उस सरफेस पे डालना पड़ेगा ताकि एनर्जी फैलते फैलते एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास इकट्ठी हो जाए एनर्जी, और जैसे ही उसके पास एनर्जी इकट्ठी होगी वो बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में और ये लाइट डालने में कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए, क्योंकि एक वेव को जैसे ही डाला वो एनर्जी पूरे सरफेस पे फैल गई, तो किसी पर्टिकुलर हर इलेक्ट्रॉन के पास कम कम एनर्जी आएगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हमें काफ़ी देर तक लाइट डालनी पड़ेगी। काफ़ी देर तक लाइट डालेंगे तो उसमें समय लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम लगना चाहिए। जबकि हमने देखा है कि वो टाइम कितना लगता है? 10⁻⁻⁻, यानी इतने कम टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, इसका मतलब लाइट गिरते ही वो बाहर आया है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से लाइट गिरते ही बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी एनर्जी मिली ही नहीं है। तो यहाँ पर भी क्लासिकल फिजिक्स इस टाइम लैग के एब्सेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 3 पॉइंट है जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। तो फिर आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ब्रैकेट में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। हिंदी में है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। तो देखो आइंस्टीन ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो सबसे पहले आइंस्टीन ने ये कहा कि जो वेव की एनर्जी गिरती है वो पूरे सरफेस पे फैलती नहीं है, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं होती है, बल्कि जो एनर्जी आती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है। इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन या फिर क्वांटा। एक पैकेट के पास एनर्जी होती है h न्यू, यानी एक फोटोन के पास एनर्जी होती है h न्यू, जहाँ h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो आइंस्टीन का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही था कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स में आ रही है, हर पैकेट को हम फोटोन का नाम देंगे, और एक फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। इसके अलावा अब आती है बात जो सारे फैक्ट को एक्सप्लेन कर देगी कि जब किसी सपोज़ ये P1 प्लेट हमने ली थी और यहाँ पर जब लाइट गिरती है तो ये लाइट जो है वो कैसे आ रही है? अब पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है केवल एक फोटोन को अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? h न्यू है। अब अगर उस इलेक्ट्रॉन को, अब मैं समझाती हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, तो जब एक फोटोन आएगा तो एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? h न्यू। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं? इस पे गिरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, यानी एक फोटोन की बजाय 2 फोटोन डाल दिया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2h न्यू हो जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी? 3 फोटोन डालोगे तो कितनी हो जाएगी? 3h न्यू हो जाएगी। पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक फोटोन को अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर पा रहा है? h न्यू एनर्जी ही अब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर उसको बाहर निकलने के लिए इस h न्यू एनर्जी से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी और आपने डाली है h न्यू, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, फिर चाहे आप 5 फोटोन एक साथ डाल दो, यानी इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इन 5 फोटोन में से केवल एक फोटोन ले पा रहा है, और एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? h न्यू, जो कि बाहर आने के लिए सफिशिएंट
सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से इंटेंसिटी का इस वक्त कोई लेना देना नहीं होगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो तो हमें पता चल गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी बढ़ाओ, और एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के लिए h तो कांस्टेंट है, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी में बढ़ानी पड़ेगी। इस वजह से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर हम डालते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिलती है कि जो वेव की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ी। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए एच न्यू हमने वो उस अमाउंट की ले ली जिस अमाउंट के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यानी एक फोटोन को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अगर हम 5 फोटोन डाल देते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा फोटोन डालेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और करंट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से आइंस्टीन ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, इसका ये मतलब है। तो अब हमारे जो क्लासिकल थ्योरी में हमने क्लासिकल फिजिक्स जहाँ फेल हुई थी वो वहाँ कहाँ पर फेल हुई थी कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स किस पर डिपेंड करनी चाहिए, इंटेंसिटी पर डिपेंड करनी चाहिए। जबकि क्वांटम थ्योरी या प्रैक्टिकली हमने देखा तो ये किस पर डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी पे। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ से क्लियरली मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लाइट आपने डाली और लाइट के पास क्या है, फोटोन आया। फोटोन किस फॉर्म में आया, एच न्यू एनर्जी के। इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी ली, एच न्यू एनर्जी ली। अब इसी एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन की क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर गई, एच न्यू पे डिपेंड कर गई। अब एच तो कांस्टेंट है, तो इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन लेगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी केवल फोटोन की संख्या बताता है बस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एच न्यू काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू एनर्जी ले रहा है, और उसी एच न्यू का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर नहीं। और मैंने ये पॉइंट ही आपको ऊपर लिखवा रखा है, देखो एक बार, ये देखो यहाँ मैंने लिखवा रखा है, वी नोट डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, वी नोट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब तो यहाँ पर देखो एक बार, वी नोट का मतलब क्या है, वी नोट किस पर डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर। और अभी अभी मैंने प्रूव किया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी तो वी नोट भी किस पर डिपेंड करेगा, इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे, और वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया और ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से आइंस्टीन ने अच्छे से इसके सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरी चीज़, क्लासिकल थ्योरी का लास्ट पॉइंट क्या था कि टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि आइंस्टीन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल एक फोटोन का वेट कर रहा है, आप जैसे ही लाइट डालते हो अगर उसकी एच न्यू एनर्जी यानी एक फोटोन की एनर्जी इतनी सफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ही लाइट गिरी ये पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आया, इलेक्ट्रॉन फटाफट सरफेस को छोड़ देगा। तो इस दोनों प्रोसेस के बीच में कोई टाइम डिफरेंस आने के चांसेस ही नहीं है, इसलिए कोई टाइम डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह से आइंस्टीन ने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक टर्म और आइंस्टीन ने इसके अंदर बताया था, एंड दैट इज वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो कार्यफलन के बारे में कहा गया था कि ये किसी सरफेस पे आप जब लाइट डालते हो तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकलने के लिए मिनिमम जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के जस्ट बाहर निकलने के लिए सफिशियंट हो। अब हमें पता है कि न्यू नोट कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हमने क्या कहा था कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा और जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यानी जस्ट अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हम एच न्यू नोट रखते हैं तो उसमें हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू नोट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को एच न्यू नोट एनर्जी मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस के बाहर निकलेगा, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको फोटोन ने दी वो सारी किस काम में आ गई, सरफेस से बाहर निकलने के काम में आ गई। तो इस वजह से ये जो एच न्यू नॉट एनर्जी है इसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब अगर हम क्या करते हैं, सपोज तो ये ये वर्क फंक्शन हमने समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, तो इसी के अंदर है
आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। सपोज करो कि हमने सरफेस के ऊपर जो लाइट डाली उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इसमें हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास एच न्यू एनर्जी आई, तो उस एच न्यू एनर्जी में से एच न्यू नॉट तो किस काम में आ गया, सरफेस से बाहर निकलने के काम में आ गया, और बचा हुआ पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो सरफेस से बाहर निकलने के काम में आ रही है और ये एनर्जी जो आपने प्रोवाइड की, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यही कहलाता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और हमने देखा है कि ये जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, ई वी नॉट की इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर हम निकालें वी नॉट की वैल्यू तो वो हमें क्या मिल जाएगा, एच बाई ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ये वैल्यू जो है वो इस जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर न्यू नॉट और वी नॉट और न्यू में अगर कर्व प्लॉट करें तो वो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन का आएगा, क्योंकि ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये कैसा बनेगा, y इक्वल टू, इसको सपोज y एम एक्स माइनस सी, तो ये एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, यहाँ है वी नॉट, यहाँ है न्यू। ये पोर्शन जो है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट सी को, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो कर्व में ये वैल्यू है एच न्यू नॉट अपॉन ई, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क फंक्शन अपॉन ई। तो कर्व प्लॉट करके अगर ये डिस्टेंस अपन मेजर कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, किसी सरफेस का वर्क फंक्शन भी पता चल जाएगा।